क्या होता है, तो पहले तो सबसे सरल और आसान भाषा में समझते हैं घनत्व को। आपने सुना है दोस्तों घनत्व, लेकिन इसे समझने के लिए हम बताते हैं दोस्तों आपको एक डायग्राम से। जैसे मान के चलो कि एक वस्तु है, उसका कोई कोई आयतन है। जैसे मान के चलो, मैं केवल प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, ये मान के चलो कोई वस्तु है और इसका जो भी आपको दिख रहा है वो एक आयतन है, ठीक है। अब दूसरी वस्तु सेम आयतन की लेंगे, हम बिल्कुल समान आयतन की लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों एक जैसी हैं। अब ये इन दोनों का घनत्व, किसका घनत्व ज्यादा है किसका घनत्व कम है और घनत्व क्या होता है, इसे समझने के लिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो द्रव्यमान है, इसमें द्रव्यमान में जो परमाणुओं की संख्या है उन पर दोस्तों हम क्या करेंगे, उनसे समझेंगे इनको कि किसका घनत्व कम है किसका अधिक है। आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी वस्तु बनी होती है तो उसमें क्या होता है, परमाणुओं की संख्या रहती है। अगर किसी में परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके परमाणु बहुत पास पास में है, तो उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा और वो वस्तु क्या होगी दोस्तों, ठोस होगी। अगर परमाणु की संख्या थोड़ी दूर दूर है, उसका घनत्व थोड़ा कम होगा और उसे हम मान सकते हैं कि वो द्रव होगी। और किसी का घनत्व बहुत कम है, या फिर कह सकते हैं उसके परमाणु की संख्या है वो बहुत दूर दूर है परमाणु, तो हम क्या कहेंगे उसे दोस्तों, वो कहें गैस। जैसे हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का, फिर उससे कम किसका होता है, द्रव का, और सबसे कम किसका होता है, गैस का। और जैसे बात करते हैं दोस्तों तरल क्या होता है, यानी कि तरल किसी भी पदार्थ के बहने का जो गुण होता है ना, उसे क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। समझने की कोशिश करना, तरल कहते हैं किसी भी पदार्थ के बहने के गुण को, बहना मतलब वो फ्लो होना कह सकते हैं एक तरह से। जैसे मान के चलो कि जल है, जल बह जाता है, हवा है, हवा भी बहती है, तो जो गुण पाया जाता है ना बहने का किसी पदार्थ में, उसे क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ठोस की, तो ठोस बहता नहीं है, और जब ठोस बह नहीं सकता है तो ठोस में तरलता नगण्य पाई जाती है, यानी कि ठोस में बिल्कुल तरलता नहीं पाई जाती। इसके आधार पर दोस्तों तरलता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तरलता पाई जाती है सबसे अधिक वायु में, यानी कि गैस में, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं ठोस, तो हम यहां पर मान के चलो ये वस्तु कैसी है, ठोस है, और ये है द्रव। चलो एक और वस्तु लेते हैं हम, और उसका भी समान आयतन लेते हैं, ठीक है। और ये कौन सी है जाएगी, ठोस द्रव गैस, ये मान के चलो कैसी है, गैस है। अब यहां पर दोस्तों इन्हें बनाने का मतलब, केवल मैं तुम्हें यहां पर घनत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां अब देखेंगे हम, इसमें ठोस में जो परमाणुओं की संख्या या फिर जो परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही पास पास होंगे। ठोस में जो परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही पास पास होंगे और बहुत क्रम से होंगे, एक दूसरे से सटे हुए। और जब ऐसे किसी भी पदार्थ में परमाणु इस तरह से पाए जाते हैं बहुत ज्यादा पास पास, तो हम कह सकते हैं कि उसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है। यानी घनत्व का मतलब होता है दोस्तों घना। अब यहां पर देखते हैं द्रव, तो इसकी अपेक्षा इस द्रव में क्या होगा, इसका घनत्व कम होगा, और घनत्व कम होगा तो इसमें जो इसके परमाणुओं की संख्या या जो परमाणु होंगे वो कितने होंगे, वो थोड़ा दूर दूर होंगे। कैसे होंगे, दूर दूर। समझने की कोशिश करना कि यहाँ घनत्व किस बात पर डिपेंड करता है, यानी कि ठोस में परमाणु बहुत पास पास में है, द्रव में परमाणु दूर दूर हैं, और गैस की बात करते हैं तो गैस में हम समझने के लिए दोस्तों कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देख लिया, अब यहां पर सबसे अधिक घनत्व है ठोस का, उससे कम द्रव का, और सबसे कम किसका है, गैस का। तो सीधी सी बात है कि कोई भी वस्तु इस द्रव में कब तैर सकती है, यानी कोई वस्तु इस द्रव पर कब तैरेगी, तो इसके लिए डिपेंड करता है उसका घनत्व। जैसे एग्जांपल के लिए जल है, और जल पे दोस्तों हमने क्या डाल दिया, तेल डाल दिया। कोई भी ऑयल डाला तो दोस्तों जल पर ऑयल तैरने लगेगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि तेल का घनत्व कम है। यानी कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु तरल पर तैरती है, और या फिर तरल भी तरल पर तैरता है, तो इसका मतलब यह है जो तरल तैर रहा है उसका घनत्व क्या है, कम है। मान के चलो कोई दूसरी ठोस वस्तु है जो तरल पर तैर रही है, तो ठोस वस्तु का घनत्व कैसा होगा, कम होगा। या फिर इसके लिए
एक नियम है या फिर कह सकते हैं एक बल है, उसे कहते हैं दोस्तों उत्प्लावन बल। तो यहां समझने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, अब समझेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत और यहां पर जो उत्प्लावन बल है उसे समझेंगे। तो यहां हेडिंग बना रहे हैं दोस्तों, उत्प्लावन बल। ये उत्प्लावन बल क्या होता है इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज की वीडियो मुख्य बात यही है उत्प्लावन बल। तो यहां सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोई भी वस्तु कब तरल में तैरती है अथवा कब वो डूब जाती है। तो ये दोस्तों हमने क्या ले लिया, एक तरल के लिए एक टैंक ले लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें भर दिया हमने जल। इसमें क्या भर दिया हमने, जल भर दिया। ध्यान से देखना, इसमें क्या है, ये जल है, ठीक है, ये जल भर दिया हमने। अब इसमें हम कोई भी दूसरी वस्तु इस पर रखते हैं या इसमें डालते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी किसी वस्तु पर देखो, हमेशा ही सभी वस्तुओं पर एक बल काम करता रहता है, उस बल को दोस्तों कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही वस्तुओं पर काम करता है, यानी कि लगता है, क्योंकि वो पृथ्वी के द्वारा खींचा गया अपनी ओर जो बल होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर हमेशा एक बल काम करता है, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसकी वजह से हर वस्तु पृथ्वी की ओर जाती है। तो अगर हमने यहां पर कोई वस्तु रखी, अगर हमने यहां पर मान के चलो कोई वस्तु रखी, ठीक है, तो ये वस्तु क्या करेगी, इसमें नीचे की ओर जाएगी। नीचे की ओर क्यों जाएगी, क्योंकि ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण वजह से नीचे जाएगी। लेकिन हर द्रव या फिर हर तरल क्या करता है, एक बल लगाता है नीचे से ऊपर की ओर। यानी कि तरल के द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर जो बल है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। यानी इस तरल पर कोई वस्तु कब तैरेगी और कब इसमें डूब जाएगी, इसे समझने के लिए हम देखते हैं। मान के चलो कि इस वस्तु को हमने क्या किया, इस पर रखा, और यहां पर जैसे हम इसे रखेंगे तरल पर, ये ठोस है, जैसे हम इसे तरल पर रखेंगे तो तरल क्या करेगा, उस स्थान से कुछ साइड हो जाएगा। यानी कि इस स्थान से कुछ ये जगह घेरेगी वस्तु। समझने की कोशिश करना, मैंने इसे क्या कर दिया, इसमें डाल दिया मैंने, ठीक है। यहां से हटा देते हैं इसे, क्योंकि हमने इसे किस में डाल दिया, पानी में, ठीक है। तो जैसे हमने इसे पानी में डाला तो इसके स्थान से क्या हट जाएगा, पानी हट जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सब, इसे करके देख सकते हैं। इसके स्थान से जो जल हटेगा, जो जल इसके स्थान से हटेगा, तो ध्यान रखना, जो हटाया गया जल है ना, उसका जो भार है, हटाए गए जल का भार अगर वस्तु के भार से अधिक है तो ध्यान रखना ये वस्तु इस पर तैर जाएगी, और अगर हटाए गए जल का भार वस्तु के भार से कम है तो वस्तु इसमें क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ध्यान देना, यहां पर देखते हैं वस्तु का भार, और यहां जो इसके द्वारा जो तरल हटाया गया है, इसे वस्तु डालने पर इसके द्वारा क्या हटाया गया है, जो तरल हटाया गया है इसका लेवल बढ़ गया होगा थोड़ा, क्योंकि इसमें से तरल हटेगा तो क्या बढ़ जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। और ये क्या है, हटाए गए जल का भार, हटाए गए जल का भार। तो ध्यान देना दोस्तों कि उत्प्लावन बल क्या होता है, वस्तु के द्वारा, यानी कि किसी वस्तु को तरल में डुबोने पर, या तो पूर्ण रूप से डुबो दें या फिर आंशिक रूप से, तो डुबोने पर जो वस्तु के द्वारा जो जल हटेगा, तो वो जल जितना हटेगा उसका भार किसके बराबर होगा, उत्प्लावन बल के बराबर होगा हमेशा। यानी कि उत्प्लावन बल कितना लगेगा, वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर वस्तु पर क्या लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा। अगर हटाए गए जल का भार वस्तु के भार से अधिक है तो उत्प्लावन बल अधिक है, अथवा वस्तु इसमें तैरेगी, ठीक है। हटाए गए जल का भार अगर वस्तु के भार से कम है तो इसमें वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी वस्तु को तरल में डुबोने पर
उसका जो जल हटता है तो हटाएगा जल का भार। अगर वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु तरल पर तैरेगी, और वस्तु को तरल में डालने पर उसके द्वारा हटाएगा जल का भार। अगर वस्तु के भार से कम है तो वस्तु क्या हो जाएगी, तरल में डूब जाएगी। तो यही कारण है दोस्तों, कब कोई वस्तु तरल में डूबती है अथवा उस पर तैरती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो के एंड तक देखने के लिए।